नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अविमुक्तेश्वरानंद 81 दिन की एक यात्रा पर निकले हुए हैं। यात्रा का नाम दिया है उन्होंने गविष्टि यात्रा। और मांग क्या है? गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए और गौ हत्या पर पूर्ण पाबंदी लगाई जाए। चलिए, उनका अधिकार है, वो एक संवेदनशील मामले को लेकर के निकले हुए हैं, अच्छी नीयत से निकले होंगे। लेकिन 2 दिन पहले एटा में थे, फिर सफाई से गुजरे, और सफाई में जब उनका पड़ाव हुआ तो अखिलेश यादव की सांसद पत्नी डिंपल यादव भी मंच पर थी और शिवपाल यादव भी मंच पर थे। और इससे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव इतने उत्साहित हुए कि उन्होंने कहा कि अब तो शंकराचार्य जी महाराज भी पीडीए के हो गए हैं। अब ये अविमुक्तेश्वरानंद के जो प्रवक्ता बताए जा रहे हैं, संजय पांडे, उनको सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि वो सनातन के हैं, किसी पीडीए के या किसी दूसरे गठबंधन के नहीं हैं, किसी पार्टी के भी नहीं हैं। वो उनके हैं जो उनके कोज को समर्थन करेगा या जो करके दिखाएगा। एक तो अविमुक्तेश्वरानंद की इस यात्रा, अखिलेश यादव का उनके प्रति उमड़ा प्यार, क्योंकि इन्हीं लोगों ने, जब इनकी सरकार थी तो वाराणसी में अविमुक्तेश्वरानंद को लाठियों से पिटवाया था और फिर अविमुक्तेश्वरानंद अस्पताल में भर्ती रहे थे। वो जब गूगल करते हैं तो वो सारी तस्वीरें मिल जाती हैं, वीडियो भी मिल जाते हैं जब लठों से इनकी पिटाई हो रही है। समाजवादी पार्टी के समय ही हुआ था। दूसरे, राहुल गांधी को फिर सपना आया है कि 2029 में तो वो प्रधानमंत्री बनने ही जा रहे हैं। उनका कहना यह है कि मैं तो 2024 में भी नहीं हारा था, हमें तो हराया गया है। जैसे मतलब राज्य दर राज्य उनकी कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता को धूल मिट्टी में मिलाया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व चूंकि चुनाव आयोग से मिला हुआ है और जहां जहां उनको जीत मिल रही है वहां वहां ईवीएम में भी मैनिपुलेशन कर लेते हैं वो। ये अलग बात है कि केरल में नहीं कर पाए, तमिलनाडु में नहीं कर पाए, या झारखंड और जम्मू कश्मीर में नहीं कर पाए। ये उनकी या तो कमजोरी है या कोई जादू है। हो सकता है फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के पास वो छेड़छाड़ करने की क्षमता हो जो राहुल गांधी के पास नहीं है। लेकिन लोग तो सवाल पूछेंगे कि फिर हिमाचल में आपकी सरकार कैसे बन गई, तेलंगाना में कैसे बन गई, कर्नाटक में कैसे बन गई, अब केरल में कैसे बन गई भाई? या तमिलनाडु में अगर आप किसी सरकार में शामिल हुए तो वहां पर जोसेफ विजय कैसे बहुमत पाकर के मुख्यमंत्री बन गए? भारतीय जनता पार्टी वहां भी अपना बनवा सकती थी, अन्नामलाई को जाने की जरूरत ही नहीं थी, बैठे बिठाए उनको मुख्यमंत्री बनवा देते। तो इस पर भी जरा चर्चा करेंगे, राहुल गांधी के इस दावे में कितना दम है। और समय बचा तो जरा पश्चिम बंगाल की तरफ भी चलेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके सुपरिचित पॉलिटिकल विशेषज्ञ, विश्लेषक एकलव्य सिंह। तो सीधे जुड़ लेते हैं। एकलव्य जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, नमस्कार। प्रणाम सर, आपको चरण स्पर्श करके प्रणाम और आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। तो ये अविमुक्तेश्वरानंद की यात्रा पर पहले बात कर लें। आपकी समझ में आ रहा है कि चुनाव से कुछ महीने पहले 81 दिन की यात्रा पर निकले हैं और जहां जहां से गुजर रहे हैं वहां वहां
समाजवादी पार्टी के नेताओं और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के प्रिय बने हुए हैं? देखिए सर, सबसे पहली बात तो है कि ये जो अविमुक्तेश्वरानंद हैं, इनको लोग अविमुक्तेश्वरानंद ही समझते हैं, इनको शंकराचार्य नहीं मानते सर। क्योंकि देखिए, जो एक संत से, वो भी शंकराचार्य के लेवल के संत से, जो एक अपेक्षित आचरण रहता है, मैं नहीं समझता कि उनका कभी भी वो आचरण रहा है। जिस तरह की भाषा वो उपयोग करते हैं, जिस तरह से हमारे भारतवर्ष में पिछले कुछ समय में सनातन के मुद्दों पे सबसे ज्यादा काम करने वाले जो नेता हैं, उन्हीं पे वो आक्षेप लगाते रहते हैं। मैं समझता हूं सर कि एक संत की, या एक सनातन के जो सिंबल जो संत होते हैं, उनकी पहचान इससे बहुत अलग होती है सर। और हो सकता है कि वो अपने आप को कोई मठ का एक शंकराचार्य के उपाधि के कारण अपने अपने आप को, मतलब जो ओरिजिनल शंकराचार्य थे उनसे अपनी तुलना करते हो बौद्धिक स्तर में। लेकिन उनका बौद्धिक स्तर सर ऐसा है जिसको, जो कि एकदम, मतलब जो ये भी नहीं समझता कि जो जनता की सहज बुद्धि होती है, वो उसी के कारण योगी और मोदी जैसे लोगों की जो आज एक पूरे देश में साख बिछी हुई है, वो उसी के कारण है सर। तो अविमुक्तेश्वरानंद, जैसे कि आपने बताया भी सर, कि ये जिस अखिलेश यादव के साथ आज मतलब हाथ मिला रहे हैं एक तरह से, या उनके साथ एक मतलब मैं तो कहूंगा कि एक तरह का अलायंस फॉर्म कर रहे हैं, गठबंधन फॉर्म करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उस अखिलेश यादव की ही सरकार में सर किस तरह का आचरण था उस सरकार का, हिंदुओं के प्रति ही नहीं, इनके भी प्रति। जैसा कि आपने अभी फरमाया ही था, किस तरह से वाराणसी के सड़कों पे इनकी डंडे मार के पिटाई की गई थी। तो सर देखिए, ये सब जनता ने देखा है। दूसरी बात सर, जो अखिलेश यादव जी हैं सर, इनको सर मैं, मतलब ये ठीक है, अब ऐसा इनको लगता होगा कि अविमुक्तेश्वरानंद की एक फॉलोइंग है, तो उससे कोई हिंदू, जैसे कि हिंदू उसका मुझे सपोर्ट मिल जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा। लेकिन देखिए सर, अखिलेश यादव के साथ बहुत बड़ी चैलेंजेस हैं सर। सबसे बड़ी जो चैलेंज है सर, वो तो अपने आप में महाराज जी हैं सर। मैं समझता हूं सर, ये मेरा एकदम क्लियर मानना है सर, कि जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो सर आज की तारीख में जो 2013-14 में जो नरेंद्र मोदी जी का कद था, वही आज की डेट में सर योगी आदित्यनाथ जी का कद है। ये कंपैरिजन मैं इसलिए करता हूं सर, कि जिस तरह से 2013-14 में इस देश के सारे हिंदूज अपनी जातियों से ऊपर उठ के और एक फोल्ड में आ गए थे, आज के समय में यदि ये ताकत किसी नेता में है, तो वो योगी आदित्यनाथ जी में ही है। तो आज के समय में सर, ये तो उनकी सबसे बड़ी समस्या है, कि जो एक तरह से जो नेता सनातन का सबसे बड़ा प्रतीक माना जा रहा है, सनातन के मुद्दों को मजबूती से इंप्लीमेंट करने वाला नेता, जो उसका प्रतीक माना जा रहा है, उससे उनकी भिड़ंत है। और योगी आदित्यनाथ जी में सर, मतलब अब अच्छी बात यह है सर, कि ये सनातन का मुद्दा तो सिर्फ एक ही मुद्दा है। इसके बाद यदि आप दो बहुत अहम मुद्दे जो हैं सर, वो ये हैं कि एक तो सर डेवलपमेंट, जो उत्तर प्रदेश की पिछले 10 वर्ष में जो विकास की यात्रा रही है सर, वो अकल्पनीय है। मतलब एक तो होता है कि जनता की अपेक्षा होती है कि ये हो जाए, वो हो जाए, ये भी होना चाहिए। जिस प्रपोर्शन में पूरे इंडिया में डेवलपमेंट हो रहा है, वो हमारे प्रदेश को भी देखने को मिले। लेकिन सर उत्तर प्रदेश में, और इसमें ऑफ कोर्स मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है, लेकिन यही यही तो सर प्रशासनिक कैपेबिलिटी होती है, कि आप राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके जनता के लिए काम करके धरातल पे जो इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास की जो यात्रा होती है, उसको एक साथ उसको मजबूती दें। तो मैं तो मानता हूं कि जनता ने अपनी आंखों से देखा है सर, उत्तर प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास की जो अकल्पनीय यात्रा रही है। दूसरा जो इसके अलावा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर, वो लॉ एंड ऑर्डर का है सर।
मैं आपको बता सकता हूँ सर कि आज की डेट में ये ऊपर बहुत लोग कुछ भी समझते हो, लेकिन जैसे अभी हम बंगाल में टीएमसी में जो हालात देख रहे थे ना, कि ये एक पावर में होने के कारण, जो भले ही ये कुछ ऊपर से नेता ममता बनर्जी के साथ बने हुए थे, लेकिन अंदर से उनकी क्या भावनाएं थी वो अब निकल के आ रही हैं। मैं आपको बता सकता हूं सर कि उत्तर प्रदेश में भी, जहां तक सनातन का मुद्दा है, या जो अपन लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूं सर, मैं सर अखिलेश यादव की पार्टी के कई लोगों के जो परिवार है ना, वो भी मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने इसमें अकल्पनीय काम किया है। और अब सर ये तो हुआ एक योगी फैक्टर, जो अपने आप में काफी है अखिलेश जी को टैकल करने के लिए, वो तो इससे ही नहीं उभर पाएंगे। लेकिन इससे जो बड़ी बात है, जिसको कि मुझे तो लगता है कि अखिलेश जी शायद अभी तक ठीक से नहीं समझ पाए हैं, कि उनकी फील्डिंग राहुल गांधी भी सेट कर चुके हैं सर। आप देख लीजिए कि पिछले कुछ समय से जिस तरह से राहुल गांधी जी अपने आप को एक इस इंडिया अलायंस के इनडिस्प्यूटेड लीडर की तरह स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, जिस मुद्दे पे हम अभी आएंगे भी, उसके लिए वो इन रीजनल पार्टीज के डेसिमेशन के लिए किस तरह से लगे हुए हैं, वो क्लियर दिखाई दे रहा है सर एकदम। तो योगी जी से तो उन्हें लड़ना ही है, लेकिन राहुल गांधी जो ऑलरेडी, और राहुल गांधी का जो कार्डर ऑलरेडी मिलके बीजेपी के साथ जो उनकी फील्डिंग सेट कर चुका है, उसका तो उन्हें अंदाजा ही नहीं है। तो मैं तो आपको बड़े मतलब स्पष्टता के साथ और विश्वास के साथ कह सकता हूं सर कि अखिलेश यादव जी को तो कोई आइडिया ही नहीं है कि उनके साथ 2027 में क्या होने वाला है। मैं आपको बता सकता हूं सर कि 10 साल तो हो गए, और 5 साल जब और हो जाएंगे ना सर, इन वंशवादियों के बस की बात नहीं है सर सरवाइव करना। उसके बाद 15 साल जो पैदा सत्ता में हुआ हो, वो 15 वर्ष अगर सत्ता से बाहर रह जाए ना, और वो भी ऐसी सर रीजनल पार्टी हो, वो उसके लिए सर उसको मतलब एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप देख लीजिए लालू प्रसाद यादव के परिवार की क्या हालात हो चुके हैं। और देखिए राहुल गांधी जी या कांग्रेस सर, वो एक बहुत बड़ा संगठन है। वो उनके पास कुछ भी करते करते आज जो वोट बैंक है, जिसकी 20-25 करोड़ लोगों की तो कम से कम सीधा सीधा मुसलमानों की फॉलोइंग हो, उसके अलावा जो जो इनको थोड़ा बहुत हिंदुओं में वोट बैंक मिल जाता है, वो वोट बैंक हो, तो 30-40 करोड़ लोग देश में आपको फॉलो कर रहे हैं। उसके अलावा आपका मतलब एक दरबार है, उसमें आपके रोज बड़े बड़े चाटुकार बैठे हुए हैं, और उसके साथ में कुछ राज्यों में आपकी सरकारें भी हैं। तो वो तो अलग बात है सर। लेकिन ये अखिलेश यादव जैसे लोग यदि अगर 15 साल सत्ता से बाहर हो गए, तो ये उसके बाद सर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश में, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, गुंडागर्दी खत्म। बदमाश जिस तरीके से फिरौती वसूल करते थे, अपहरण कर लेते थे, माँ बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं रह गई थी, जगह जगह दंगे फसाद होते थे, मौलानाओं की जबान बिगड़ी हुई थी, रोज धमकियां देते थे। तौकीर रजा से लेकर के कई लोग जेलों में सड़ रहे हैं, जमानतें नहीं मिल रही हैं, और कुछ अल्लाह को प्यारे हो चुके, अतीक से लेकर के मुख्तार तक। तो ये सारी जो गुंडागर्दी है, इसको भी योगी आदित्यनाथ ने बंद किया है। तो एक्चुअली मैं अगर आपकी अनुमति से 2 मिनट लेके एक अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ सर। मैं स्वयं वैसे तो राजस्थान में पला बड़ा हूँ, क्योंकि फादर की पोस्टिंग यहाँ पे थी, लेकिन मेरा भी मूल उत्तर प्रदेश से ही है, और वो बिहार से लगता हुआ एक बड़ा मतलब इस तरह का डिस्ट्रिक्ट था जहाँ बहुत प्रॉब्लम्स थी। बलिया से हूँ सर मैं। और हर 1-2 वर्ष में सर मैं वहां पे अपनी कुलदेवी जी के दर्शन करने अवश्य जाता हूँ। तो सर हमारे जयपुर से जो रूट है, मैं आपको प्री योगी आदित्यनाथ एरा की बात बता रहा हूँ सर, और मोदी जी की सरकार उस समय आ चुकी थी, लेकिन अखिलेश यादव की वहां पे सरकार थी। प्री 2017 से पहले की आपको बात बता रहा हूँ सर। तो हमारा जो रूट होता था सर, मैं यहाँ से मतलब बनारस की फ्लाइट ले लेता था ज्यादातर, और फिर बनारस से बलिया का करीब 160-170 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सिंगल लेन की रोड हुआ करती थी सर, और इस सिंगल लेन की रोड पे सर ऐसी ट्रैफिक की हालात हुआ करते थे कि करीब 6-7 घंटे लग जाते थे। और कभी गलती से सर कोई शाम के टाइम या दोपहर बाद की फ्लाइट हो गई, और तब अगर उस रोड पे निकलते थे, तो हमें पुलिस वाले खुद बोलते थे सर
कि अगर आपको कोई पुलिस वाला भी रोके ना तो गाड़ी मत रोकना, उसको उड़ा देना, क्योंकि पता नहीं उस वर्दी में, नकली वर्दी में कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। तो अनलेस की किसी बड़े थाने की नाकाबंदी वगैरह नहीं हो, आप रोकना मत अपनी गाड़ी शाम के टाइम में किसी भी हालत में। उसके बाद सर हम बलिया पहुंच जाते थे। तो सर हमारे, और हम मतलब ठीक ठाक बैकग्राउंड से सर हमारा वहां पे परिवार है, लेकिन उसके बाद भी सर हमारे घर में आप लड़कियां तो छोड़ दीजिए, लड़कों को भी सर 6 बजे के बाद बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी सर। और जो लोहे की ग्रिल्स होती है ना सर, वो हमारे घर के फसाड पे लगा रहता था और उससे बाहर कोई निकलता नहीं था। और सर 2017 में योगी जी आ गए, और मैं उसके 3 वर्ष के अंदर सर, क्या आपको डेवलपमेंट का डिफरेंस बता रहा हूँ। जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जब इनॉग्रेशन हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं वहां भी जाके आ जाऊं और एक बार अपने कुल देवी जी के भी दर्शन कर लूं। तो उस समय जब सर मैं वहां पे गया, ये 2021 की बात है सर, तो यानी कि योगी जी के करीब 4 वर्ष सर कंप्लीट हुए थे उस समय, तो पहले कार्यकाल के। तो तब मैं जब गया सर, तो रूट तो वही था सर। मैं यहाँ से अपने जयपुर से मैंने बनारस की फ्लाइट निकली, वहां से निकला सर, तो 8 लेन का सुपर एक्सप्रेस हाईवे था सर। जिस रूट पे मुझे 6-7 घंटे लगते थे, मुझे 2 सवा 2 घंटे लगे सर। बीच में 5 मिनट चाय भी पीने के लिए रुका था। और हर 25-50 किलोमीटर पे काले रंग की यूपी पुलिस की इनोवा खड़ी हुई थी असिस्टेंस के लिए। तो ये तो सर वहां पे हालात थे। और जब मैं उस बलिया में पहुंचा जहां 6 बजे बाद लड़के नहीं निकल सकते थे, वहां पे रात को 10-10, 11-11 बजे सर कैफेज में लड़कियां बैठी हुई थी। ये बदलाव लेके आए हैं सर योगी आदित्यनाथ जी। तो मुझे लगता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ आइडियोलॉजी, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कुछ भी हो, योगी जी ने जो वहां पे जो बदलाव लाया है, मैं समझता हूं सर कि कोई भी उसको गलती से भी रिवर्स नहीं करना चाहेगा, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने परिवार, अपने बच्चों की भलाई चाहिए सर। तो ये सर मैं तो आपको अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहा हूं, और ऐसे अनगिनत किस्से। अखिलेश यादव इस समय फ्रस्ट्रेशन में घिरे हुए हैं। आज एक और इनका वीडियो आया जिसमें इन्होंने कहा 2024 से पहले भी यही जबान थी इन लोगों की कि अगर 2024 में मोदी जी वापस आ गए तो फिर देश में कभी चुनाव नहीं होंगे। उसके बाद 11 राज्यों के तो चुनाव हो चुके, जिनमें से 7 में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकारें बन चुकी हैं। 4 में इन लोगों की बनी है, यानी जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला, झारखंड में हेमंत सोरेन, केरल में खुद राहुल गांधी का मुख्यमंत्री बना है, और तमिलनाडु में एक नया चेहरा, वहां का मशहूर एक्टर जोसेफ विजय। तो ये जो शोर मचाते रहते हैं, तो अखिलेश यादव ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में फिर से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए, बीजेपी की सरकार बन गई, तो फिर आगे कभी चुनाव नहीं होंगे। मतलब ये अपने समर्थकों को डराने, धमकाने, ब्लैकमेल करने का एक नया तरीका ढूंढ लिया इन लोगों ने कि सब एकजुट हो जाओ, बंटो मत, एकजुट होकर के हमें वोट डालो, नहीं तो आगे को तो चुनाव ही नहीं होंगे। देखिए सर, इसको घुमा फिरा के अपन, आप जब अभी इस शो का इंट्रोडक्शन दे रहे थे, तो आपने एक ईवीएम के मुद्दे पे बात करी थी। तो आजकल ये एक चर्चा होती रहती है सर कि ईवीएम के बारे में जो चर्चा होती है, तो उसमें मतलब जो, जैसे आपने भी कहा सर कि भाई अगर ईवीएम में कोई समस्या होती तो केरला में, जम्मू एंड कश्मीर में, और ये जो अन्य राज्य आपने बताया, इसमें विपक्ष विपक्ष की पार्टियों की सरकारें कैसे बन गई। सर ये तो सेकंड स्टेज है सर डिस्कशन की। मैं जो समझता हूं, हमारी जनता में जो सहज बुद्धि है, ये ईवीएम का डिस्कशन उसी दिन क्लोज हो गया था जिस दिन हमारे चुनाव आयोग ने खुला आमंत्रण दिया था, एक नहीं 2 बार, कि भाई तुम्हारी पार्टी में जो भी विशेषज्ञ हो, इस दुनिया का जो सबसे बड़ा साइंटिस्ट हो, जो भी टेक्निकल नॉलेज हो, ये रहे ईवीएम, तुम आ जाओ और बता दो कैसे हैक होते हैं या हैक किए जा सकते हैं। कोई नहीं आया सर, कोई गया ही नहीं,
ये बड़े बड़े इनकी पार्टी में जो आईआईटी और आईआईएम के लोग भी जो बैठे हुए थे, जो कहते थे कि मैं यहां से पढ़ा हूं और विदेश में पढ़ा हूं और ये करा है वो करा है, कोई नहीं आया सर। मतलब आके एक नैरेटिव बनाने की प्रयत्न भी नहीं करी सर। तो सर मैं बहुत क्लियर हूं कि जहां तक हमारे देश की जनता का सवाल है, ये सारा मुद्दा ईवीएम का उस दिन क्लोज हो चुका था कि बीजेपी ईवीएम को मैनिपुलेट करती है। अब सर ये जो बातें हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो राहुल गांधी जी जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक हो जाए, अनडिस्प्यूटेड लीडर राहुल गांधी जी हो जाए, इसको देखिए सर, आपने देखा होगा कि ये जो उनकी मतलब इंडिया अलायंस के गठबंधन की मीटिंग में जो उनकी स्पीच हुई, उसमें उन्होंने गजब की मतलब 3-4 बातें करी सर। वो आपके दर्शकों के संज्ञान में लेके आऊं मैं, क्योंकि वो टेलीवाइज नहीं हुई सर। उसकी ट्रांसक्रिप्ट आई है और ऑडियो आया है, वो टेलीवाइज नहीं हुई लाइव। तो मैं चाह रहा था सर कि उसमें जो कुछ मुद्दे थे उसको मैं सर आपके दर्शकों के संज्ञान में लाऊं, क्योंकि वो बड़े इंटरेस्टिंग थे सर। वो कहते हैं अपने इंडिया अलायंस के पार्ट, और वो टेलीवाइज क्यों नहीं हुई सर ये भी बताऊंगा इसके बाद। वो कहते हैं सर कि आप लोग कुछ नहीं जानते, मैं सब कुछ जानता हूं। जो ये जितने भी ममता बनर्जी जो 15 वर्ष से एक सरकार चला रही थी, या दूसरे अन्य राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं, जैसे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं, वो झारखंड से जो सोरेन साहब हैं वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आप लोग कुछ नहीं जानते, जो जानता हूं वो सिर्फ मैं जानता हूं। और आप लोग जो मेरे, उन्होंने कहा कि आप लोगों ने जो मेरी आलोचना करी है, कांग्रेस की आलोचना, आज मैं उस पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नीलकंठ महादेव की तरह सारे विष को पी जाऊंगा। ये कहा है सर राहुल गांधी जी ने कि मैं नीलकंठ महादेव की तरह सारे विष को पी जाऊंगा। आज मैं, आप लोगों ने जो आलोचना बात करी है, आलोचना जो करी है कांग्रेस और मेरी, मैं उसको मतलब अपोज नहीं करूंगा। तो मतलब गजब की बात ये देखिए सर कि पहले तो उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि इन सारी पार्टियों ने कांग्रेस की और उनकी आलोचना करी है, ये एकदम क्लियर है सर। अब ये एक ऐसे मतलब विचित्र देश में नीलकंठ महादेव हैं सर, जो 2.5 वर्ष हो गए लेकिन राम मंदिर नहीं गए हैं। ये ऐसे गजब के नीलकंठ महादेव हैं सर। आपने देखा होगा सर सर ये कहते हैं कि एक इन्होंने बहुत ही गजब की बात कही सर। ये कहते हैं कि मैं और मेरी जो कांग्रेस पार्टी है और आप लोगों की जो पार्टियां हैं, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। हम आजादी के पहले की पार्टी है और आप सब आजादी के बाद की बनी हुई पार्टी है। तो उन्होंने एक शब्द यूज करा सर कि रेजिस्टेंस, इसलिए हमें रेजिस्टेंस आता है, आप लोगों को रेजिस्टेंस नहीं आता। मैं आपसे सर 20 सेकंड इसमें अनुमति लेके एक बड़ा मजेदार इंस्टेंस बता देता हूं सर। वैसे तो अब इस सोशल मीडिया के युग में सबको पता है कि कांग्रेस ने कितना बड़ा रेजिस्टेंस किया था आजादी की लड़ाई में, लेकिन एक बड़ा मजेदार किस्सा बता देता हूं सर। जब सर भारत को स्वतंत्रता मिल गई, तो उस समय जो इंग्लैंड के, ग्रेट ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली, वो सर उसके बाद जब पहली बार भारत पधारे, तो उन्होंने, वो बंगाल गए सर, क्योंकि बंगाल उस समय का एक मतलब आजादी के पहले का ब्रिटिश इंडिया का सबसे बड़ा सेटलमेंट टाइप का हुआ करता था। तो वो बंगाल गए सर, तो वहां के गवर्नर साहब से मिले। वहां के गवर्नर साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में स्वयं लिखा है सर। तो वहां के जो गवर्नर साहब थे सर, उन्होंने क्लेमेंट एटली जी से पूछा कि अभी तो सब यूजुअली चल रहा था, कोई बहुत बड़ी घटना तो हुई नहीं थी, तो आपने अचानक ही कैसे तय कर लिया कि आप भारत को स्वतंत्रता देना चाहेंगे अब? मतलब आप गांधी जी से डर गए थे, कांग्रेस से डर गए थे, क्या बात है? मतलब हुआ क्या एग्जैक्टली, रीजन क्या था? तो ये उस समय के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के वर्ड्स हैं सर। उन्होंने कहा था कि भाई गांधी और कांग्रेस तो इररिलेवेंट हैं। वो क्या, वो तो मतलब जैसा था वो तो कोई रेजिस्टेंस नहीं था उनकी तरफ से खास, यही वर्ड यूज किया था सर उसने। रेजिस्टेंस जो हमें हुआ था, जिससे हमें लगा कि अब सही वक्त आ चुका है, वो एक तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जो कलकत्ता की सड़कों पे अपनी इंडियन नेशनल आर्मी की जो मार्च कराई थी लाखों सोल्जर्स की, और साथ में
जो महाराष्ट्र में जो ब्रिटिश इंडियन नेवी की जो सिपाही म्यूटनी हो गई थी सर, और उसमें भी सर जो सुभाष चंद्र बोस के जो इंडियन नेशनल आर्मी के लोग थे, आजाद हिंद फौज के, उन्हीं ने उसको एग्जीक्यूट किया था। तो ये तो सर ब्रिटेन के खुद के शब्द हैं कि रेजिस्टेंस कांग्रेस ने कितना किया था या अन्य किसी ने और किया था। और ये बॉस जो है सर हमारे राहुल गांधी जी, ये रेजिस्टेंस सिखा रहे हैं सर देश को। इन्होंने सर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? मैं ये कह रहा था कि राहुल गांधी को ये गलतफहमी कैसे है कि 2029 अब इनका है। इन्होंने बयान दिया है कि 2029 हमारा है, यानी मोदी जी जा रहे हैं, बीजेपी एनडीए जा रही है, और ये कह रहे हैं कि 2024 में भी हम हारे थोड़ा थे। सर देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी जी के ये 2024 के नतीजों के बाद वैसे इन्होंने विक्ट्री का साइन भी दिखाया था। देखिए सर, राहुल गांधी जी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि राहुल गांधी जी ने इसी मीटिंग में ये कहा कि मैं अपने टीएमसी के मित्रों को ये कह रहा था कि तुम हारने वाले हो, लेकिन उन्हें लग रहा था कि वो जीतने वाले हैं, क्योंकि मुझे तो पता ही था ना। अब ये तो उनने इस मीटिंग में कहा सर कि लोकतंत्र खत्म हो चुका था, मुझे पता था कि सब कुछ, सारे ऑर्गेनाइजेशंस बीजेपी के कब्जे में है। लेकिन ग्राउंड पे क्या हो रहा था सर? ग्राउंड पे राहुल जी बंगाल में जाके कह रहे थे कि ममता ने भ्रष्टाचार किया है और अराजकता फैलाई है, इसलिए बीजेपी के लिए यहाँ के द्वार खुल गए हैं। सर मैं आपको बताऊं, एक गजब की बात है, एक वहां पे इंडिया अलायंस के पार्टनर जो अभी हैं और वर्तमान में वो मुख्यमंत्री हैं, आज उनके एक पत्रकार मित्र ने बकायदा नेशनल टेलीविजन पे बताया है सर कि वो उस मीटिंग में बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई इस आदमी को 2 रुपए की समझ नहीं है राजनीति की, ये क्या करेगा, ये 2 रुपए की समझ नहीं है। ये इंडिया अलायंस के पार्टनर के वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं सर, और राहुल गांधी के लिए ऐसा कह रहे थे। तो ये राहुल गांधी जी की समझ है सर। और मैं इस बात पे सर, और मैं इसीलिए कह रहा था सर, मैंने आपको कहा ना कि मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये टेलीवाइज क्यों नहीं हुई, क्यों इसका ऑडियो और मतलब सिर्फ ये एक ट्रांसक्रिप्ट जारी कर दी गई। मुझे लगता है सर वहीं पे इनको कन्फ्रंट कर लेते इन्हीं के पार्टनर्स, टीवी के ऊपर ही, सामने सामने। इस बात का डर रहा होगा, जिस तरह की तर्कहीनता से ये बातें कर रहे थे। और तर्कहीनता से अब सर मैं इस बात पे आ जाता हूँ कि ये जो आप 2029 में जो बात कर रहे हैं, देखिए सर उनका, मुझे ऐसा लगता है कि, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है सर कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते सर। मैं व्यक्तिगत तौर पे ये मानता हूँ, वो अभी जिस पोजीशन में है वो बहुत कंफर्टेबल है सर। वो भी जानते हैं कि मैं प्रधानमंत्री वगैरह बन गया तो बड़ा काम वाम करना पड़ेगा जो मेरे बस की है नहीं। उनका बड़ा सिंपल मामला है सर कि वो ऑपोजिशन के अनडिस्प्यूटेड किंग बनना चाहते हैं। वो जिस तरह का लाइफस्टाइल जी रहे हैं, वो ही इज वेरी हैप्पी विद दैट सर, कि सुबह अपना जिम विम करूंगा, सुबह उठूंगा। उन्होंने कहा, इसी इसी स्पीच में उन्होंने कहा कि मैं सुबह उठता हूं तो मैं सबसे पहली चीज देखता हूं अपना पूरा मोबाइल वोबाइल और इस पे कि आज मैं किस चीज का विरोध करूं, आज मैं किस चीज पे कुछ हंगामा करूं। तो ये उनका नेचर है सर, ये उनका कैरेक्टर है। वो ये नहीं सोचते कि मैं देश के लिए क्या करूं, मैं देश को कैसे आगे बढ़ाऊं, किस तरह से मैं सकारात्मक तरीके से देश के लिए कुछ कर सकता हूं, मैं कैसे गवर्नमेंट को बेटर सजेशंस किसी चीज पे देख सकता हूं, मैं ये नहीं सोचता। वो, मैं ये सोचता हूं कि आज मैं किस चीज का विरोध करूं। तो ये उनकी थिंकिंग है सर। उनके बस की भी नहीं है सर प्रधानमंत्री वगैरह, अगर उनमें वो विल पावर होती तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि मनमोहन सिंह जी का जो सेकंड कार्यकाल चल रहा था, उसी में जब मनमोहन सिंह जी को 2 स्ट्रोक भी हो चुके थे, तो उसी समय वो बागडोर संभाल के एक मैसेज दे सकते थे, किसी स्टेट में आज तक कुछ सीएम का पद या कहीं पे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर सकते थे। राहुल गांधी जी की ये सब बस की नहीं है सर। राहुल गांधी जी बहुत कंफर्टेबल हैं, वो बस अराजकता फैलाना चाहते हैं, एक युवा लीडर की तरह दिखना चाहते हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। और उस रास्ते में ये जरूर है सर कि 2029 में वो इस पूरे विपक्ष के एक अनडिस्प्यूटेड किंग की तरह दिखना चाहते हैं कि इस देश में 2 ही लोग हैं, एक मोदी है और एक मैं हूं।
उसके आगे की बाद में सोची जाएगी। लेकिन 2000 और आप देखिए सर कि मतलब ये कितने गजब के लोग हैं। एक नरेंद्र मोदी है जो पता नहीं कितने वर्षों से अब 2047 की बात कर रहा है। ये 2029 की प्लानिंग अब स्टार्ट कर रहे हैं सर ये लोग। इनके सर ये इनके बस की नहीं है और ये स्वयं जानते हैं कि इनका मतलब सरकार में आना तो बहुत दूर की बात है। और मुझे लगता है सर कहीं ना कहीं ये बेसिकली माहौल भी इसीलिए बनाते हैं कि भाई चलो अपने बस की तो है नहीं, कभी अपन जीतने वाले तो है नहीं, तो कम से कम ये तो बोलते रहे मोदी के बारे में कि ये अनफेयर मीन्स से सरकार बनाने में सक्षम है। एकलव्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए। और दर्शकों से निवेदन है, अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम सर, प्रणाम सर। नमस्कार।